और मंत्री बैठे हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अपने 2 दिन के जन्मे बच्चे को कैसे अपने हाथ से मार दूं? महारानी को जब ये पता लगेगा तो वो तो टूट ही जाएंगी। महाराज, आपको ये करना होगा। आपको इस बच्चे को ठिकाने लगाना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है महाराज। हाँ मंत्री जी, ये परीक्षा बड़ी कठिन है जो हमें देनी ही होगी। अब हम ये पाप करने को तैयार हैं। हम एक दुष्ट पापी पिता कहलाने को तैयार हैं। हम खत्म कर देंगे अपने राज्य के वारिस को। ये कहना राजा के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद राजा ने जो किया वो किसी का भी दिल दहला देता, और ऐसे ही 20 साल बीत गए। उसी राज्य के गांव में 2 बहनें निशा और सुनैना अपनी बूढ़ी माँ सुलोचना के साथ रहती थीं। उनके पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई। वो लोग खाने के एक एक दाने को तरस रहे थे, और उस दिन भी थक हार कर जब वो दोनों खाली हाथ घर आई तो, मेरी बच्चियों, क्या कोई काम मिला? कुछ पैसे मिले? नहीं माँ, आज फिर सबको बस हमें खरीदना था। माँ, सब हमें गलत नजर से देखते हैं, कोई काम नहीं देना चाहता। यही तो दुख है बेटी, गरीब के घर सुंदर बेटी होना भी पाप है। कुछ दिन बाद घर में खाने तक की किल्लत हो गई। कर्जदार गांव वाले घर पर आ चढ़ते हैं, जिन्हें देख दोनों माँ बेटियां घबरा जाती हैं। ए सुलोचना, देख, या तो कर्ज चुका दे या तो अपनी बेटी दे दे। कर्ज के बदले, अरे इतनी सुंदर तेरी बिटिया है, दे क्यों नहीं देती है? अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे भी मेरा कर्ज चाहिए। मैं शादी कर लूंगा तेरी एक बेटी से। पहले से वैसे तो मेरी बीवी और बच्चे हैं, पर तेरी बेटी को रख लूंगा। पैसों की कमी नहीं होगी, ऊपर से कर्जा माफ अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक माँ से उनकी बेटियों की इज्जत का सौदा करते हुए? जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, एक तो भूख से मर रही है और इज्जत का क्या अचार डालेगी? बड़ी आई इज्जत इज्जत वाली। गांव वाले चले जाते हैं। सुलोचना टूट जाती है। मैं अब और नहीं सह सकती। मेरी वजह से मेरी बेटियां दुख झेल रही हैं। अरे क्या फायदा ऐसा जीवन जीकर, जब मैं अपनी ही बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकती। इससे अच्छा मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। सुलोचना अंदर जाकर जहर पी लेती है और गिर पड़ती है, जिसे देख सुनैना की चीख निकल जाती है। माँ, ये क्या कर लिया आपने? माँ, उठो ना। दीदी, माँ ने जहर पी लिया है, आप माँ का ध्यान रखना, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। निशा दौड़कर वैद्य को लाती है। अरे तुम्हारी माँ ने तो जहर पी लिया है। अरे जल्दी से उल्टी करानी होगी। ये लो, जड़ी बूटी पिलाओ इसे। अरे जल्दी करो, देख क्या रही हो, जल्दी करो। सुनैना और निशा जड़ी बूटियां पिलाती हैं। सुलोचना उल्टी कर देती है और बच जाती है। सुलोचना बहन, ये क्या करने चली थी आप? अगर आप चली जाती तो आपकी बेटियों का क्या होता, बताइए भला। वैद्य जी,
गांव वालों ने जीना हराम कर दिया है। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। हर कोई गंदी नजर से मेरी बेटियों को देखता है। सुनिए, आइंदा से ऐसा मत करना। अपनी बेटियों के लिए जीना होगा। अरे भाई, सब्र से काम लो, सब्र से। माँ, आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। हम दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हर गांव वाला तुम दोनों की खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता है। हर कोई तुम्हें एक रोटी के बदले हासिल करना चाहता है। माँ, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उधर राजमहल में आज राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार आज वो समय आ ही गया महारानी। आज हमारी बेटी हमें वापस मिल जाएगी। अरे वाह। हाँ महाराज, सालों से अपनी राजकुमारी को देखने को तरस रहे थे। अब हम उससे बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ महाराज, सालों पहले हमने राजकुमारी को एक गरीब परिवार में डाल दिया। खुद वो औरत भी नहीं जानती कि वो राजकुमारी है। उसको तो लगता है कि उसकी जुड़वा औलाद है, क्योंकि उस समय उस औरत के 2 बच्चे हुए थे, जिसमें एक बच्चा मर गया था और उसकी जगह हमने राजकुमारी को रख दिया था। हाँ मंत्री जी, संकट अभी टला नहीं है। राज्य पे बड़ा संकट आएगा, पर अब हम अपनी राजकुमारी से और दूर नहीं रह सकते। आप तुरंत जाएं और उसको लेकर आएं। हाँ महारानी, हम तुरंत ही अपने सिपाहियों को भेजते हैं राजकुमारी को वापस लाने के लिए। उधर उनके घर पर तभी जमींदार आ जाता है। अरे ओ सुलोचना, मैंने कल तक का समय दिया था। मेरे कर्ज के पैसे इस बार तुम चुकाओगी कि नहीं चुकाओगी, ये बताओ। जमींदार साहब, मैं कुछ दिनों में आपके पैसे चुका दूंगी। बस हमें कुछ दिनों का और वक्त दे दीजिए। अरे मैंने तुझे पूरे 4 सालों का वक्त दिया है। तेरा पति मर गया, पर उसने जो कर्जा लिया था अभी तक तुमने नहीं चुकाया। अब तुम्हें उसका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, चाहे जहां से हो। आज ही वो कर्ज दोगी, समझ गई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं इतना कर्ज कैसे दे सकती हूँ? बस हमें कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, आज तो मैं तुम्हें कोई वक्त नहीं देने वाला। आज मैं ब्याज के तौर पर तुम्हारी बेटी को उठा ले जाता हूँ। अरे जब तक तुम कर्ज नहीं चुकाओगी, अरे तेरी बेटी मेरे घर का सारा काम करेगी। चल यहां से मेरे साथ, चल। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करिए। पहले से ही पूरे गांव वालों की मेरी बेटी पर गलत नियत है। अगर आप उसे उठा ले जाएंगे तो मेरी बड़ी बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ा तरस खा लीजिए। अरे धत, मैं कोई तरस नहीं खाऊंगा, बहुत हो गया। ए लड़की, चल तू मेरे साथ। अरे चल तू, चुपचाप मेरे साथ मटकती है यहाँ वहां, चल। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तभी मंत्री के साथ राजा के कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं। रुक जाओ जमींदार, तुमको इसकी सजा मिलेगी। अरे अरे मंत्री जी, आप यहाँ? हाँ, सालों पहले सुलोचना की एक बेटी मर गई थी। तब मैंने उसकी जगह राजकुमारी को यहाँ पे रख दिया और आज हम अपनी राजकुमारी को लेने आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी राजकुमारी है? ये कैसे हो गया? हाँ बहन जी, आपकी बेटी एक राजकुमारी है और हमें लगता है कि आपकी बड़ी बेटी ही राजकुमारी है। ये सुनकर सुलोचना खुशी से भर जाती है। क्या मैं राजकुमारी हूँ? ये तो मेरा भाग्य ही बदल गया। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी मंत्री जी। अब से मैं भी राजकुमारी हूँ। बेटी मत जा। अगर तू चली गई
तो हम दोनों यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। गांव वालों को तो तू जानती है। माँ, थोड़ा सब्र करो। मैं राजकुमारी हूँ, मैं पहले जाऊंगी, फिर पक्का आप दोनों को भी ले जाऊंगी। आप लोग मेरा इंतजार करना। दीदी, अगर आप नहीं रहेंगी तो मैं माँ का ध्यान कैसे रखूंगी और गांव वालों का कैसे सामना करूंगी? आप हमें भी साथ ले चलो। अरे, मैंने कहा ना, मैं तुम दोनों को ले आऊंगी। बस अभी मैं अपने असली माता पिता से अकेले में मिलना चाहती हूँ। इतने वर्षों बाद मैं अपने माता पिता से मिलूंगी, इसलिए कुछ दिन मुझे उनके साथ रहने दीजिए। ठीक है बेटी, पर हमें भूल मत जाना। जल्दी आना बेटा। अरे ओ जमींदार, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने इनको परेशान किया तो तुझे कारावास में डाल दूंगा। हाँ, नहीं तो। चलिए राजकुमारी, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मंत्री सुनैना को लेकर राजमहल चले जाते हैं। वाह, ये महल कितना सुंदर है और मैं यहाँ रहूंगी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। तभी राजकुमारी को देखते ही राजा रानी खुशी से भर गए। मेरी बच्ची, मेरे दिल का टुकड़ा, तू आ गई। ओह! अरे वाह बेटा, तेरा हमने बहुत इंतजार किया। अब तुझे खुद से जुदा नहीं करूंगा। हाँ माँ, पिताजी, अब मैं भी आप दोनों को और इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सुनैना महल की चमक धमक में खो गई। मेरी वो नकली माँ और वो मेरी सौतेली बहन, अरे अपनी खूबसूरती पर इतना इतराती थी वो। गांव के सारे अच्छे लड़के बस उसे ही देखते थे। माँ भी उसी को ज्यादा प्यार करती थी। अब मैं उनकी तरफ पलटकर देखूंगी भी नहीं। उधर दोनों माँ बेटियां परेशान थीं। माँ, दीदी को गए हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है और दीदी ने अभी तक मुड़कर भी हमारी तरफ नहीं देखा। अब हम क्या करें? हमें भूख भी लगी है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बस थोड़ा इंतजार करो ना। तुम्हारी दीदी शायद भूल गई होगी। वो हमें लेने जरूर आएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है माँ, अगर तुम कहो तो हम 1-2 दिन और देख लेते हैं। दीदी को जरूर आना चाहिए। कुछ दिन और बीतते हैं पर सुनैना नहीं आती। बेटी, अब बस बहुत हो गया। भूख प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे तो हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हाँ माँ, अगर हम खाना मांगने गए तो गांव वाले हमें ताने मारेंगे। इसलिए चलो हम दीदी के पास ही चलते हैं। दीदी शायद महल के कामों में व्यस्त हो गई होगी, इस वजह से उसे समय नहीं मिला होगा। हम ही चलकर उससे मिल लेते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो। इतने सालों बाद महल गई है तो वो व्यस्त होगी। चलो चलते हैं। सुलोचना और निशा राजमहल की ओर चल देते हैं और महल पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को महल में घुसने किसने दिया? दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी बहन हूँ। हमने कई दिनों तक आपका इंतजार किया पर आप नहीं आए। भूखे प्यासे खाने को एक दाना नहीं है। अब हम आपसे मिलने आए हैं। कौन सी बहन और कौन सी माँ? मुझे तुम दोनों से नफरत है। मैं राजकुमारी हूँ और तुम जैसे भिखारियों से दोस्ती कभी नहीं रखती। चली जाओ यहाँ से। बेटी, ये कैसी बातें कर रही है? इतने सालों का साथ तुम भूल गई क्या? तुझे मैंने माँ बनकर पाला है। यही इसका फल है। मैं राजकुमारी थी
पर तुम्हारी वजह से मुझे एक साधारण जिंदगी जीनी पड़ी। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जब भी कोई रिश्ता आता था, मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वो लोग निशा को पसंद कर लेते थे। इसकी सजा निशा को मिलनी चाहिए। सैनिकों, मारो इसे ताकि मेरा बदला पूरा हो जाए। ये गलतफहमी में मत पड़ो बेटी, ऐसा मत करो। वो बहन है तुम्हारी। हाँ बच्ची, मत कर ऐसा। अपने राजकुमारी होने की ताकत का घमंड मत कर। पिताजी, माँ, चुप रहिए। आप एक शब्द और मत कहिए। मैं जो कर रही हूँ वही होगा। मेरा हुक्म चलेगा इस महल पर। और आप मुझे मत बताइए क्यों आपने मुझे गरीबी में और साधारण जिंदगी में छोड़ा था, और इतने सालों बाद मेरी याद क्यों आई। सब कुछ साफ साफ बताइए। बेटी, ये मैं अभी नहीं बता सकता। सही वक्त आने पर सब बताऊंगा। ये एक बड़ा राज है जो अभी खुलेगा तो विनाश कर देगा। तब बस करिए, आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। जब आप सच्चाई नहीं बताते तो मैं वही करूंगी जो मुझे चाहिए। सैनिक बुरी तरह निशा पर कोड़े बरसाने लगे। ये देख सुलोचना और राजा रानी तड़प उठते हैं। अरे, इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आगे से कभी महल के पास आना भी मत, वरना कोड़े मार मार के चमड़ी उधेड़ लेंगे। बहुत बुरा हाल करेंगे। नहीं तो चलो। दीदी, ऐसा मत करो। कम से कम माँ को महल में रहने दो। मैं चली जाऊंगी और माँ का ध्यान आप रख लेना। मैं किसी भिखारी को अपना नहीं बनने दूंगी। चली जाओ यहाँ से। सैनिक सुलोचना और निशा को महल से बाहर धक्का दे देते हैं, जिससे सुलोचना और निशा दोनों गिर पड़ती हैं। माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, शरीर की चोट तो कुछ दिनों में भर जाएगी, लेकिन जो दिल पर चोट लगी है ये तो मरते दम तक कभी नहीं भर पाएगी। बेटी, जिसे हमने हमेशा अपनी बेटी बनाकर पाला, धन दौलत आते ही वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हमारी बेटी है, जो कभी हम दोनों के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। माँ, शायद दीदी दौलत की चकाचौंध में अंधी हो गई है। वक्त आने पर उन्हें समझ आ जाएगा। अब चलो चलते हैं। हो, इतनी बदसलूकी। हमारी राजकुमारी इतने वर्षों तक इन विचारों के साथ रही और आज हमारे राजमहल में आते ही वो इतनी बदल गई। हो, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारी ही राजकुमारी है। हाँ महाराज, इतने बरसों बाद हमें वो हमारी राजकुमारी मिली है, पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। अंदर से कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? रानी, हमने जिस वजह से अपनी राजकुमारी को उसके घर में छोड़ा था, लगता है उसी वजह से हम अपनी राजकुमारी का प्यार भी खो बैठे हैं। नहीं महाराज, भले ही हमने किसी वजह से उसे उनके घर छोड़ा था, पर मैं एक माँ हूँ। मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा, फिर जन्म दिया है, लेकिन मुझे उसके होने का एहसास अभी तक नहीं हो पाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? हाँ, पता नहीं रानी, अब वही हमारी बेटी है और उसे ही तुम्हें अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ निशा और सुलोचना दोनों अपने घर पहुंचती हैं। तभी जमींदार वहां आ जाता है। अरे, सीधी बात ये है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैंने सोचा था कि तुम्हारी बेटी को अपने कब्जे में रखूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे धत, पर वो तो राजकुमारी निकली और भाग गई राजमहल, और तुम भिखारियों को इस घर में रहने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अरे चली जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं,
ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मोहलत ओहलत कुछ नहीं दूंगा। अगर तुमने फिर भी इस घर में घुसने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे देख क्या रही हो, चली जाओ यहां से, चलो। माँ, चलो यहाँ से, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। निशा अपनी माँ को लेकर जाने लगती है। वो जख्मी भी होती है। उसके हाथ पैरों पर कई निशान होते हैं। तभी दो गांव वाले उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। बड़ी आई महलों की रहने वाली। देखा क्या हालत हो गई इन दोनों की। न घर की रही, न घाट की, न राजमहल की रही और न ही अपनी झोपड़ी की। अब तो ये दोनों हो गई हैं सड़क की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो हम जो चाहे इन्हें कर सकते हैं। आखिर ये हमारे गांव की अमानत है ना, क्यों? और नहीं तो क्या। अरे अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। वो सुनैना थी तो थोड़ा लड़ जाया करती थी, अब इनका क्या होगा। अब तो हम इस निशा के साथ जो मन चाहे सो कर सकते हैं। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जी अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम दोनों ने ये बकवास बंद नहीं की तो मैं यही पत्थर उठाकर तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। अरे रे 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 रे, ये तो सच में पागल हो गई है। अरे चल भैया चल, कहीं सच में पत्थर उठाकर मार दिया तो हमारा मुंडा फूट जाएगा। अरे चल भैया चल 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 चल। दोनों गांव वाले डर के मारे वहां से भाग गए। माँ, चिंता मत करो, चलो हम जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान हमारा भला जरूर करेंगे। चलो चलते हैं। हाँ बेटी, क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनने के लिए काफी हैं। इतना कहकर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। उधर महल में अब वक्त आ गया है कि हमें पुरोहित जी से मिलना चाहिए। हाँ महाराज, अब वक्त आ गया है कि हमें पुरोहित से मिलकर राज के बारे में बात करनी होगी। अगला कदम उठाना होगा। राजा और रानी पुरोहित के कक्ष में जाते हैं। आओ 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 आओ, आइए राजा रानी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी के संबंध में समय तो गुजर गया है, पर हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि राज्य पर। उसी वक्त एक दासी दौड़ती हुई आती है। महाराज, महारानी को कब से पीड़ा हो रही है पर बच्चा नहीं हो पा रहा। महारानी को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। तभी अचानक जोरदार आंधी चलती है। राजमहल अंधकार में डूब जाता है। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, ये तो अनर्थ हो गया। महाराज, हमारे राज्य पर कोई काला साया है। जो संतान जन्म लेने वाली है ये अपशगुनी संतान है। ये हमारे राज्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पुरोहित जी। मैं अपनी रानी, अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बधाई हो महाराज, महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। हाँ, सच में मैं पिता बन गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अशुभ हुआ महाराज, ये शुभ नहीं है। यदि ये बच्ची राजमहल में रहेगी तो राज्य पर घोर संकट आ सकता है। अकाल,
मृत्यु, सुखार और रानी की मृत्यु भी अटल दिख रही है। मेरी भविष्यवाणी में ये सब दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस राजकुमारी को अगर आप चाहते हैं कि राज्य सुरक्षित रहे तो गरीब के पास छोड़ना होगा। जब ये राजकुमारी 20 वर्ष की हो जाएगी तब उसे राजमहल में बुला लेना, तब मैं आगे का उपाय बताऊंगा। क्या बात कर रहे हैं पुरोहित जी? ये मेरी पहली संतान है, इसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? ये आपको तय करना है। अपने राज्य को बचाना है, अपनी प्रजा को बचाना है या फिर नहीं। और अगर बचाना है तो ये तो करना पड़ेगा। पुरोहित ये कहकर चला जाता है। राजा रानी के पास जाता है। देखिए, मेरी पुत्री कितनी सुंदर है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। रानी, हमें राजकुमारी को एक गरीब की झोपड़ी में छोड़ना पड़ेगा, वो भी 20 वर्षों के लिए। आप क्या कह रहे हैं? अपनी संतान के साथ क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे राज्य पर आफत आएगी और आपकी अकाल मृत्यु भी संभव है। हमें यह करना पड़ेगा। माफ कर दो रानी, माफ कर दो। पर आखिरी बार मेरी पुत्री का चेहरा तो दिखा दीजिए महाराज। मेरी बच्ची, 20 वर्षों तक तुम्हें कष्ट झेलने होंगे, पर याद रखना, तुम्हारे बिना हम चैन से नहीं रह पाएंगे। राजा बच्ची को मंत्री को सौंप देते हैं और एक गरीब घर में बच्ची को छोड़ आते हैं। महाराज, एक और बात बतानी है। वो संकट जिसके चलते हमने अपनी राजकुमारी को 20 वर्षों के लिए गरीबी में छोड़ दिया था, वो संकट फिर से आपके राज्य पर छा गया है। अब वही राजकुमारी खुद को बलिदान देकर ही इस संकट से आप सबको बचा सकते हैं। हो, ये कैसा अन्याय है? पुरोहित जी, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो ठीक है, हम ये करने को तैयार हैं। हम अपनी राजकुमारी को ऐसा करने के लिए जरूर कहेंगे। जो अभी आपके महल में बैठी लड़की है वो राजकुमारी नहीं है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन कहता है, तभी मैंने कहा था कि कुछ तो है। असली राजकुमारी वो है जो अब भी गरीबों की जिंदगी जी रही है। वही तुम्हारी सच्ची पुत्री है। क्या? इसलिए मैं कह रही थी, जब उस लड़की पर अत्याचार ढाया जा रहा था तब मेरे भीतर से उसके लिए दर्द उठ रहा था, पर मैंने उसे दबा लिया क्योंकि स्थिति जटिल थी। पर अब सच सामने है, वो छोटी बेटी ही हमारी असली राजकुमारी है। तो जल्दी हमें अपनी असली राजकुमारी को बुलाना होगा। समय कम है, सिर्फ 2 दिन का वक्त है। 2 दिन में आपकी राजकुमारी को बलिदान देना होगा, तभी ये संकट टल सकता है। राजा उदास होकर राजमहल आता है। पिताजी, आप कहाँ गए थे? मुझे इस राज्य की महारानी बनना है। चुप रहो घमंडी लड़की, तू मेरी राजकुमारी नहीं है। मेरी असली राजकुमारी तुम्हारी बहन निशा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी बेटी ही हूँ। किसी के कहने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाती। तेरी कलाई पर एक निशान होगा, दिखाओ। मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी को पहचानने में असफल रहा, पर अब इस निशान से सब कुछ स्पष्ट होगा। सुनैना अपनी कलाई दिखाती है, पर कलाई पर कोई निशान नहीं था।
तुम झूठ बोल रही हो। सैनिकों, निशा और उसकी मां को ढूंढ कर ले आओ। जाओ। कुछ ही दिनों में सैनिक सुलोचना और निशा को पकड़कर राजमहल ले आते हैं। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। तुम मेरी पुत्री हो और तुम्हें अब इस राज्य की राजकुमारी माना जाएगा। ये तुम्हारी बहन, ये तो एक साधारण लड़की है। क्या? नहीं नहीं, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। वो तो सुनैना दीदी है। उसी समय पुरोहित कदम बढ़ाता है। नहीं पुत्री नहीं, तुम ही असली राजकुमारी हो। निशा, यदि तुम्हारे बलिदान से इस राज्य का संकट मिट सकता है तो ये राज्य खत्म होने को है। अगर तुमने बलिदान नहीं दिया तो पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। ये पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। एक एक बच्चा भूख से तड़पेगा। सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को बलिदान देना होगा, तभी इस पर भारी संकट से सबको मुक्ति मिलेगी। भगवान के लिए कोई और रास्ता ढूंढिए पुजारी जी। सालों बाद हमें हमारी बच्ची मिली है, हम उसे नहीं खो सकते। नहीं महाराज नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, पर राजकुमारी को अपना बलिदान देना ही होगा। यदि मेरे बलिदान से इस राज्य का कल्याण होगा तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए महाराज। ये मेरी असली बेटी है। अगर इसे कुछ होगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझसे मेरी बच्ची मत छीनिए। कोई तो रास्ता होगा, फिर से मेरी गोद सूनी मत कीजिए। पिताजी, माँ जी और माँ, आप तीनों चिंता क्यों करते हो? मैं मानो महारानी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा राज धर्म है, इसे पालन करना ही होगा। अब कैसे जिएंगे हमें खुद समझ नहीं आ रहा। क्या फायदा जीकर? काश भगवान मुझे भी उठा लेता। सुनैना फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबका प्रेम खो दिया था। सुनैना अपनी माँ को लेकर राजमहल से निकल गई। राजा रानी भी अपनी पुत्री के गम में फूट फूट कर रोते हैं। आज राज्य सुरक्षित था, पर दो माँओं की गोद सूनी हो गई थी।